नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं माधवीपुरी बुच के टाटा बाय बाय कहने के बारे में। दोस्तों, काफी समय से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवीपुरी बुच के बारे में तरह तरह के मामले, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लगता है कि अब माधवीपुरी बुच को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। कल माधवीपुरी बुच ने पत्रकारों के सामने 4 पन्नों की एक सफाई पेश की। उस सफाई में उन्होंने कांग्रेस के उन आरोपों को बेबुनियाद बताया, मनगढ़ंत बताया, दुर्भावनापूर्ण बताया और कहा कि वे सारे आरोप गलत हैं। लेकिन आज कांग्रेस के सुरजेवाला ने फिर से एक पत्रकार वार्ता करके माधवीपुरी बुच के बारे में जो बातें कही, उससे लगता है कि उनकी विदाई की बेला नजदीक ही है। देखिए, कल क्या कहा था माधवीपुरी बुच ने। माधवीपुरी बुच ने शुक्रवार को ये कहा था कल कि उनके द्वारा अनियमितता के आरोप जो लगाए गए थे वो गलत, दुर्भावना प्रेरित और अपमानजनक है। माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने कहा था कि वे व्यक्तिगत क्षमता से संयुक्त बयान जारी कर रहे हैं। इसमें दोनों पति पत्नी ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए अनियमितता के आरोपों को झूठा कहा। वे गलत है, दुष्प्रभाव, दुष्प्रेरणा से हैं और अपमानजनक है। माधवी ने सेबी में शामिल होने के बाद कभी भी अगोरा एडवाइजरी, अगोरा पार्टनर्स, महिंद्रा समूह, पीडीलाइट, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अल्वारेज और मार्शल, सेमकार्ड, बिसू लीजिंग या आईसीआईसी बैंक से जुड़ी भी किसी भी फाइल पर निर्णय नहीं किया है। ये सभी तथ्य कंपनियों के संचार में स्पष्ट है। कंपनियों ने अपने कम्युनिकेशन में कहा है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बात कही थी बुच दंपति ने। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी कहा था कि आयकर रिटर्न में हमने जो कुछ जानकारी दी वो घोषित जानकारी थी और हमने जो भी कुछ किया उसका खुलासा किया है, लेकिन हमारे आयकर रिटर्न को गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से प्राप्त किया गया और जानबूझकर हमारे आयकर रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में जो हमने तथ्य दिए थे उससे मनगढ़ंत कहानी बताया गया। महुआ मोइत्रा ने उसके बाद लोकपाल के सामने सेबी चीफ की शिकायत की है। अब महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकपाल इसे प्रारंभिक जांच के लिए ईडी या सीबीआई को भेजे, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने ये शिकायत फिजिकली भी की है और ऑनलाइन भी की है और उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इसी के साथ जयराम रमेश और पवन खेड़ा को भी उन्होंने टैग किया है। जयराम रमेश ने आज दावा किया कि सेबी प्रमुख के पद पर रहते हुए लिस्टेड कंपनियों की ट्रेडिंग जो कि गलत है। इसके अलावा उन्होंने चाइनीज फंड में भी निवेश किया है। यानी सेबी चीफ रहते हुए उन्होंने लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया है। ये गलत है क्योंकि उन्हें पता है कौन सी कंपनी की क्या स्थिति है। खास करके उस वक्त में जब भारत और चीन के साथ राजनीतिक तनाव है, ऐसे में चाइनीज फंड में निवेश करना बहुत सारे शक को जवाब देता है। जयराम रमेश ने माधवी बुच के खिलाफ एक नए आरोप की ओर भी इशारा का दावा किया और कहा कि उन्होंने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में और बाद में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 36 करोड़ 90 लाख रुपए की ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनियों में। यानी कल माधवीपुरी बुच कह रही कि हमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया और आज कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने 36 करोड़ 90 लाख, कह सकते हैं 37 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं लिस्टेड कंपनियों में और वो तब किए हैं जब वो सेबी की चीफ है। कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता भी की और पत्रकार वार्ता में बताया कि वो किन किन कंपनियों के साथ निवेश कर रही हैं, क्या क्या काम कर रही है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जरा देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा। साझा की। सवाल हमारे प्रधानमंत्री से है, is the prime minister aware that the SEBI chairperson has been trading in listed securities while in possession of unpublished price sensitive information? आप जिस पद पर बैठी हैं, आपके पास ऐसी सूचनाएं हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत पर असर डाल सकती है। You have access to that price sensitive information of these companies. आप जहां बैठी हैं वहां she was trading in listed securities. ये प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं, क्या आपको ये जानकारी थी, है? नहीं है तो आप दे दी हमने। Is the Prime Minister aware that Ms. Madhavi P. Buch has made high value investments outside India? If yes,
what is the date of these investments and the date of disclosures? क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स माधवी जी ने विदेशों में की हैं? हम ये जानना चाहते हैं किस दिनांक की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स का डिस्क्लोजर किस दिनांक को किया गया? Is the Prime Minister aware that the SEBI chairperson has been investing in Chinese funds at a time when India is facing a geopolitical tension with China? हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आपको ये पता है कि आपकी मातहत, जिनको आपने चुना है, आपने खुद चुना है, अपने कलम से चुना है, एसीसी में आप हैं, आप और गृह मंत्री दोनों हैं, क्या आप दोनों को पता है कि सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं एक ऐसे वक्त में जब चाइना से हमारी टेंशन बहुत बड़ी हुई है? ये हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, ये सिलसिला अभी चल रहा है। ये सिलसिला चल रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम जाते जाते एक सवाल और पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ भी रहे हैं, कुछ कुछ मिल भी चुका है और मिलने वाला है। माधवी जी से हम जानना चाहते हैं, क्या आप या आपका परिवार ऐसी कंपनी से डील कर रहा है या कर रहा था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में आया है? मैं अभी इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, हो सकता है जवाब वो खुद दें, हो सकता है जवाब वो कंपनीज दें, नहीं तो जवाब हम देंगे। आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या माधवीपुरी बुच जी या उनका परिवार ऐसी कंपनी से डील कर रहा है या कर रहा था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में आया था, लीक हुआ था, वो जो लीक हुए थे ना आईसीआईजे के पेपर्स? ये सवाल का जवाब की इंतजार हम करेंगे, नहीं तो हम कल जब सेबी की चीफ ने अपना बयान दिया तो एक प्रमुख आर्थिक अखबार ने उसे पहले पेज पर पहली खबर के रूप में छापा। बयान में उन्होंने यही कहा था कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप हिंडनबर्ग ने जो लगाए वो दुर्भावनापूर्वक है और दुष्प्रचार। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता सेबी चीफ के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद सेबी की चीफ अड़ी हुई है अपने पद पर बने रहने के लिए। शायद उन पर वित्त मंत्रालय का दबाव है या प्रधानमंत्री कार्यालय का दबाव है या उनके निजी स्वार्थ हैं कि वे अपने पद पर लगातार बनी हुई हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि उन्हें ज्यादा दिन तक अपने पद पर बैठे रहने का मौका नहीं मिलेगा। जल्दी ही टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। माधवीपुरी बुच कहेंगी टाटा बाय बाय, मैं जा रही। दरअसल जब से माधवीपुरी बुच सेबी की चीफ बनी थी तब लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि पहली बार एक नॉन आईएएस या नॉन आईआरएस इस पद पर बैठा हुआ है। यह भी लगा कि पहली बार कोई महिला सेबी की चीफ बनी है और प्रोफेशनल महिला है। भारत जो तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ऐसे में सेबी की चीफ ऐसी महिला का बनना दुनिया ने उसे अच्छे रूप में देखा। उम्मीद थी कि जब माधवीपुरी बुच सेबी की चीफ बनी है तो भारत का शेयर मार्केट दुनिया के टॉप शेयर मार्केट में होगा। विदेशी निवेशक यहां आएंगे, पैसा लगाएंगे। लेकिन इसके साथ ही माधवीपुरी बुच ने जो भी किया वो तमाम आरोपों को मौका दे रहा। सेबी का चीफ कोई भी रहा हो, दवे साहब रहे हो, दामोदरन साहब रहे हो, मेहता जी रहे हो, कुलकर्णी रहे हो या कोई भी रहो, लेकिन कोई भी इतना चर्चित या बदनाम सेबी का प्रमुख नहीं हुआ। जबकि कई बड़े बड़े घोटाले पहले भी सेबी उठा चुकी है, जांच के आदेश दे चुकी है। संसद में राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, महुआ मोइत्रा बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन उन सबको अनदेखा किया जा रहा है। आरोप यही है कि सेबी की चीफ अपने निजी फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से कुछ कंपनियों की मदद कर रही है। आज भी वे अपने वेतन से ज्यादा पेंशन ले रही हैं और सलाहकार सेवाओं के रूप में काफी पैसा ले रही है। यहां तक कि अपनी निजी प्रॉपर्टी को कुछ कंपनियों को किराए पर देकर उनसे अच्छी खासी रकम प्राप्त कर रही है। क्या सेबी चीफ को अभयदान मिला हुआ है? सेबी के ही
1000 में से करीब आधे से अधिक अधिकारी जो अर्थशास्त्री हैं, देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं, वे भी ये आरोप लगा चुके हैं कि सेबी की चीफ मनमाना व्यवहार करती हैं, बदतमीजी करती हैं, अपने अधीनस्थों को अपमानित करती हैं और सबके सामने जलील करने का कोई मौका उन्हें नहीं छोड़ती। सुभाष चंद्रा सेबी चीफ के बारे में सार्वजनिक रूप से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। हालांकि सुभाष चंद्रा ने कोई सबूत इस बारे में पेश नहीं किए थे। सुभाष चंद्रा के खिलाफ माधवीपुरी चाहती तो मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सुभाष चंद्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया। अगर वे मानहानि का मुकदमा दायर करती तो साफ हो जाता कि दूध क्या है और पानी। दरअसल भारत में पूंजी बाजारों को विनियमित करने की जिम्मेदारी सेबी की है। पहले ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण था। अप्रैल 1986 में भारत सरकार के प्रस्ताव के जरिए सेबी का गठन हुआ था। अब यह एक गैर सांवैधानिक निकाय के रूप में है। संसद में एक अधिनियम पारित किया गया और इसे एक सामाजिक निकाय बन गया। अधिनियम की प्रस्तावना में सेबी के मूल कार्य बताए गए कि वो प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देगा और नियमित रूप से विनियोजन करने या उससे जुड़े आकस्मिक मामलों में वो एक निकाय का काम करेगा, उनकी निगरानी का काम करेगा। पहला मामला जब हर्षद मेहता कांड आया तब जीवी रामकृष्ण सेबी के चीफ थे। मोंटेक सिंह अहलुवालिया से गंभीर शिकायतें की गई थी। भारत सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेबी को पर्याप्त अधिकार दिए बाद में और सेबी को सशक्त बनाया गया। फिर एक केतन पारेख का मामला सामने आया, वो भी एक साजिश थी। बहुदलीय संसदीय समितियों ने घोटालों की जांच करके बार बार रिपोर्ट दी थी, लेकिन सेबी के प्रमुख के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वैसे आरोप पहले कभी भी किसी भी सरकार में नहीं लगे। सेबी के अध्यक्ष बनने के बाद पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने निजी पैसा हासिल किया, ये भी बहुत गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी गौतम अडानी के नेतृत्व करने वाले संस्थान के बारे में उन्होंने अच्छे फैसले लिए, उनका पक्ष लिया, यह आरोप भी लगातार जारी है। आप सोचिए कि सेबी का काम यह निश्चित करना है कि शेयर बाजार में सभी हितधारक जटिल नियमों और विनियमों का पालन करने में सतर्क रहे। तो नियामक आयोग का, नियामक प्राधिकरण का चीफ कैसा होना चाहिए? सेबी चीफ की नियुक्ति कैबिनेट कमेटी की समिति करती है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने अब तक माधवीपुरी बुश से जुड़े विवाद के बारे में चुप्पी साध रखी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि माधवी से इनका कोई लेना देना नहीं है? जो आरोप माधवी पर लग चुके हैं उनके बारे में सरकार कुछ कहना नहीं चाहती। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सेबी की चीफ एक वर्ग विशेष के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। पवन खेड़ा ने कई बार इस बारे में पत्रकार वार्ता की है, मामले को बार बार उठाया है, लेकिन फिर भी सेबी चीफ की ओर से लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। कल उन्होंने जवाब दिया। इसके पहले जवाब दिया था आईसीआईसीआई बैंक ने, और बैंक ने इस मामले को और उलझा दिया था कि सेबी की चीफ आईसीआईसीआई बैंक की समूह कंपनी से रिटायर होने के पहले कोई वेतन नहीं ले रही है। उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर ये है क्या। अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ फेवर करने को लेकर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही केवी कामत की अध्यक्षता में कमेटी बिठा चुका है। केवी कामत आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चीफ हैं और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये जांच कहां पहुंची इसके बारे में किसी को कोई जानकारी। एक और मामला है अजीत डोभाल के बेटे की फर्म से जुड़ा हुआ। अजीत डोभाल के बेटे एक लंदन की कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी ने शेयर बाजार में कुछ निवेश किए हैं। उस निवेश को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल बड़े गंभीर हैं, क्योंकि अजीत डोभाल भी इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उनके बेटे की गतिविधियों पर लोगों की निगाहें। कुछ दिन पहले सेबी की चीफ ने अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ एक जुर्माना लगाया था और उन्हें 5 साल के लिए उस कंपनी को ट्रेडिंग से रोका था। यह माना जाता है कि यह एक तरह का दिखावा है
लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, ये बताने के लिए देखिए सेबी काम भी कर रही है और अभी भी सेबी सक्रिय है। एक जाने माने पत्रकार है परंजॉय गुहा ठाकुर था, उन्होंने आश्चर्यजनक बताया है कि अभी तक सेबी की चीफ अपने पद पर कैसे बैठी हुई। उन्होंने जो बातें कही उनके अनुसार सेबी की चीफ को अपने ऊपर लगे आरोपों को गंभीरता से लेना है। हो सकता है कि उन्हें उन्हें शक उन पर गलत आरोप लगे हो, लेकिन फिर भी नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी संस्था के लोग आपके व्यवहार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है, संसद में आपके बारे में आरोप लगते हैं, हिंडनबर्ग जैसी संस्था वैश्विक स्तर पर आपके खिलाफ आरोप लगाती है, तो आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरीके से अब दबाव बन रहे हैं उसके मुताबिक अब माधवीपुरी पर निष्पक्षता की कोई छवि नहीं है। वे अब पक्षपात के मामले में पूरी तरह जकड़ी हुई हैं। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मांग की जाती है कि वो इस्तीफा दे दें। और मुझे लगता है कि इन हालात में जिस तरह का माहौल बन गया है, माधवीपुरी बुच बहुत लंबे समय तक अपने पद पर बनी हुई नहीं रह पाएंगी। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। धन्यवाद।